अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नेम है SHM। ठीक है, एंड वेव्स। SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स, यानी इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम चैप्टर नंबर 1 में डील करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SHM को। अच्छा, इस चीज को डील करने से पहले ना हमें पता हो वाइब्रेशन यानी वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। ठीक हो गया, हमें सबसे पहले आइडिया हो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। आप लोगों ने याद रखना है जो बॉडी की मोशन होती है ना अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे, उस मोशन को आप लोग बोलते हो वाइब्रेटरी मोशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ आपने याद रखना है कि हमारे पास हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उन एग्जांपल को लेते हुए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डील करेंगे, लास्ट में फिर इसकी डिफाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं वो हम लेते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक हो गया। ठीक है, जो सेकंड एग्जांपल लेंगे वो बॉल की लेंगे, जो नंबर थर्ड एग्जांपल लेंगे वो पेंडुलम की लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में ना मैं इन तीनों टॉपिक्स को कवर करूंगा। इन तीनों टॉपिक्स को इस तरह कवर करूंगा कि हमारे पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम की मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, वही सेम एक्सप्लेनेशन आप लोग यूज करोगे बॉल एंड बाउल सिस्टम के लिए, और वही सेम एक्सप्लेनेशन आप लोग यूज करोगे पेंडुलम के लिए। ये सारी चीजें मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को। हम स्टार्ट। अच्छा, हमारा जो पहला टॉपिक होगा ना वो मास स्प्रिंग सिस्टम होगा। मास स्प्रिंग सिस्टम में आपने याद रखना है सबसे पहली बात, आप कौन सा सिस्टम लोगे, आप लोग हॉरिजॉन्टल सिस्टम लोगे। ठीक हो गया, यानी आपने जिस सिस्टम के थ्रू ऑब्जर्वेशन करनी है उस सिस्टम में आपने जो स्प्रिंग लेना है वो कौन सी सर्फेस पे लेना है, हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे लेना है। फॉर एग्जांपल ये समझ लो जो एक्स एक्सिस वाला सर्फेस होता है ना उसको हॉरिजॉन्टल सर्फेस बोलते हैं। तो फर्ज कर लो कि ये पोजीशन O है, ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है। ठीक है, जब मैच पोजीशन O पर होता है उस टाइम, यानी वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है, उस टाइम उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, यानी उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो जीरो होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है। अच्छा, उसके बाद आपने इसी मास स्प्रिंग सिस्टम को उठा के लेके आना है ए पोजीशन पर। ठीक है, जब ए पर लाओगे तो यहां से लेकर यहां तक वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा और उसके ऊपर एक फोर्स भी एक्ट करेगी एफ, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा बस पोजीशन ओ की तरफ होगी। अच्छा, ये हम डिटेल में बाद में बात करते हैं, जस्ट बता रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद जब ये कंप्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है पोजीशन बी पर, तो जैसे ही पोजीशन बी पर आएगा फिर ये इधर से इधर तक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन होगी ओ की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम लेना है। जैसे ही आप लोग इसके अंदर क्या यूज करते हो, आप लोग जो स्प्रिंग होता है जब उसको कंप्रेस करते हो, ठीक है, या तो आप लोग उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो। जब कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, जब आप लोग स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। इधर वो हमें हवाला देगा हुक्स लॉ का, यानी आपकी सबसे पहली हेडिंग बनेगी हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ ये है कि जो फोर्स एक्ट करती है ना वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जो मास स्प्रिंग सिस्टम में मास के ऊपर फोर्स एक्ट करती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने याद है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, लेकिन इसके साथ ना इधर वो माइनस का साइन यूज करता है। माइनस का साइन क्यों यूज करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। किस डायरेक्शन के लिए? ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑपोजिट किस तरह हुई? हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर होता है। तो याद रखना सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस फोर्स को हम डील करते हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज मीन पोजीशन होती है, यानी टूवर्ड मीन पोजीशन। आपने याद रखना है जो फोर्स हम इसमें डील कर रहे हैं वो कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ होती है? मीन पोजीशन की तरफ होती है। इसीलिए हम देखें, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हो रहा था, ये देखें डिस्टेंस आप लोगों ने इस तरफ कवर किया, फोर्स फिर भी किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। जब डिस्टेंस आपने इस तरफ कवर किया, फोर्स किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। इसलिए ये कौन सा साइन आता है? नेगेटिव का साइन आता है। अच्छा, ये आप लोगों ने सीखा होगा ये कौन सा साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए आप लोग इक्वल का साइन लगाते हो, साथ में कोई कांस्टेंट यूज करते हो और साथ में जो वैल्यू होती है वही आ जाती है। अच्छा, इधर जो कांस्टेंट यूज किया वो के है। ठीक है,
अगर मैं इस के का फार्मूला बनाऊं तो वो आएगा -f/x। अब ये जो के है ये कौन से सिस्टम में यूज किया है, मास स्प्रिंग सिस्टम में यूज किया है। तो आप लोगों ने बताना है के क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है तो कांस्टेंट, लेकिन किसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अब कोई पूछे के की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है, वो बताती है स्टिफनेस के बारे में, यानी सख्तपन एंड सॉफ्टनेस और नरम। यानी अगर स्टिफ होगा, यानी अगर हमारे पास सख्त स्प्रिंग होगा तो उसके लिए जो के की वैल्यू होगी ना वो लार्ज होगी। अगर हमारे पास सॉफ्ट होगा तो उसके लिए जो के की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं ये सारे टॉपिक को फिर से कंबाइन करूं तो मास स्प्रिंग सिस्टम में आपने याद रखना है, आपने एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम लेना है। उस हॉरिजॉन्टल सिस्टम में जो स्प्रिंग होगा उसको जब आप कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे तो उस टाइम उसके उस सिस्टम यानी मास के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो फोर्स जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितनी फोर्स ज्यादा करोगे उतना ही डिस्टेंस ज्यादा होगा। अच्छा, इसके लिए आपने यूज करना है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। अच्छा, ये माइनस जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन है वो अपोजिट किस तरह हुई, क्योंकि जो फोर्स हम यूज करते हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स उसे बोलते हैं जो बॉडी को हमेशा किसकी तरफ मूव कराती है, मेन पोजीशन की तरफ। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो फार्मूला बनता है हुक्स लॉ का वो बनता है F = -kx, ठीक है। अब इधर से आपने बता देना है F फोर्स है, x डिस्टेंस है और k क्या है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। और जो इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करती है स्प्रिंग के सख्तपन पर और नरमपन पर। यानी अगर स्प्रिंग सख्त होगा तो k की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो k की वैल्यू कम होगी। अच्छा, इधर ना एक आपने टर्म पढ़ी है F =-kx। F की यही टर्म यानी F का एक फार्मूला आप लोग 9th क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ के आए हो। अब इस फार्मूले को उस फार्मूले से, अच्छा जो न्यूटन है सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था वो ये था कि F m में, और आज हमने पढ़ा है F =-kx। अच्छा, मैथ का असूल है कि जब दोनों में एक मतलब ये फार्मूला है इसकी फार्मूलों की, अगर दोनों साइडें सेम हो यानी इधर भी F है इधर भी F है तो इसको इसके इक्वल कर लिया जाता है। यानी आप कर लोगे ma -kx, ठीक हो गया। अब ये जो m है ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, और ये ओवर आ जाएगा आप लोगों के पास, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं फर्ज कर लूं k तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था, तो स्प्रिंग में जो हमने मैथ अटैच किया वो कौन सा चेंज होता है, वो भी सेम रहता है। अगर मैं फर्ज कर लूं k/m ही हमारे पास कांस्टेंट है, यानी दोनों को कांस्टेंट कर लूं, तो जैसे ही जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो उसको इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लगाते हो। अब इक्वल का साइन है, जब आप लोग कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप इसके ऊपर हेडिंग देना चाहते हो तो आप बताएंगे रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव साइन है इसका मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव साइन ये चीज इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी और जो डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये इंडिकेट करता है जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा ही डिस्टेंस होगा। अच्छा, ये तो एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट था जो टॉपिक का पहला ओवरव्यू था। असल जो हमारा टॉपिक है यानी जो एक्सप्लेनेशन है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आप लोग एक ही करोगे तो तीनों की आपकी कवर हो जाएगी। अच्छा, देखें पहले एक छोटी सी टर्म सुन लें। जब बॉडी मूव करे, जब बॉडी वैसी पोजीशन ओ पर होती है, ओ कौन सी पोजीशन है, देखिए 3 पोजीशन है आप लोगों ने। ओ जो है वो मेन पोजीशन है, ठीक है, आपने याद रखना है जो ओ है वो मेन पोजीशन है, जो ए एंड बी है वो आप लोगों के पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। जो आप लोगों के पास ओ है वो मेन पोजीशन है, जो ए और बी है वो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है। आप लोगों ने याद रखना है मेन पोजीशन वो होती है जहां पे बॉडी रेस्ट की हालत में होती है। जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो उस पर जो फोर्स एक्ट करती है वो 0 होती है। याद रखना ओ वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन वो होती है जिसमें बॉडी किस हालत में होती है, रेस्ट की हालत में, और रेस्ट की हालत में तब होती है जब उसके ऊपर फोर्स क्या लगे, 0। अच्छा, ये ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, जैसे ही आप लोग बॉडी को ओ पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाओगे, ठीक है, तो हमारे पास फोर्स एक्ट करेगी। सिंपल मैं इधर आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस पे एक फोर्स एक्ट करेगी,
वो जो फोर्स एक्ट करेगी ना, वो बॉडी को हमेशा किस तरफ, यानी जो फोर्स एक्ट करेगी वो बॉडी को हमेशा किस तरफ लेके आएगी, मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। ठीक है, और उस फोर्स को आप लोग नाम देते हो रिस्टोरिंग फोर्स का। ठीक है, ये अब चीजें आप लोगों ने भूलनी नहीं है। अच्छा, असल जो पॉइंट्स या जो मेन पॉइंट्स है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी डिस्कशन थी अबाउट मास स्प्रिंग सिस्टम। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले है एट पोजीशन ओ। पहली आप लोगों की हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी एट पोजीशन ओ। अच्छा देखिए, मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताऊंगा सारा। अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को वो मतलब वर्ड्स वाले जो है वो पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ भी यानी मैं बना के आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ। फिलहाल आप सुने, उसके बाद आप लोग जजमेंट करें कि आपको वो पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे पहले एट पोजीशन ओ। आपने कहना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट मेन पोजीशन। ठीक है, मेन पोजीशन ओ। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि जब आपकी बॉडी मेन पोजीशन ओ पर होती है, ठीक है, इज एट रेस्ट। ठीक है, वो किस में होती है, जब बॉडी आपकी मेन पोजीशन पे होती है, यानी पोजीशन ओ पर होती है, उस टाइम वो बॉडी किस में होती है, रेस्ट में। और जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है या जो नेट फोर्स एक्ट करती है ना, ठीक है, नेट फोर्स हमारे पास क्या होती है, 0। ठीक हो गया, यानी जब बॉडी मेन पोजीशन ओ पर होगी, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, वो रेस्ट की हालत में होगी हमेशा। देखो, 3 आपके पास टॉपिक्स हैं, एक मास स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। तीनों में यही सेम आपने पॉइंट लिखना है कि जब भी हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेन पोजीशन ओ पर होगा, तो किस हालत में होगा, रेस्ट की हालत में, और उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये आपका हमेशा एट पोजीशन ओ के लिए होगा। अब हम बात करते हैं एट पोजीशन बी की, एट पोजीशन ए की। ठीक है, एट पोजीशन ए। ठीक है, यहां आप इसको नाम दे सकते हो एट एक्सट्रीम पोजीशन ए। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए। अच्छा, आप लोगों की जो सेकंड हेडिंग होगी वो बनेगी एट पोजीशन ए। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखना है एट पोजीशन ए पे, यानी जब ऑब्जेक्ट को आप लोग लेके जाते हो ओ से ए, जब ऑब्जेक्ट को आप लोग लेके जाते हो ओ से ए। देखिए, सबसे पहले बॉडी कहां पे थी, ओ पे। ठीक है, ओ से आप उसको कहां पे लेके गए, ए पे। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ओ से ए पे लेके जाते हो, आपने बताना है फोर्स 0 नहीं होती। नंबर 1 आपका, यानी इस चीज को आपने सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। व्हेन वी मूव मास फ्रॉम पोजीशन ओ टू ए, द फोर्स एक्टिंग ऑन मास एम इज नॉट 0। ठीक है, यानी जब आप ओ से ए पर लेके जाते हैं, उस टाइम जो आपकी फोर्स होती है जो ए मास पर एक्ट कर रहे थे वो 0 नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अगर 0 नहीं होती तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे ए पर, ठीक है, ए पर जाके आप लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रिलीज करना है। तो जैसे ही आप ए पर जाके ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, यहां पे मैं लेके गया, यहां पे जैसे ही जाके मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ, ऑब्जेक्ट फौरन से मूव करेगा किसकी तरफ, ओ की तरफ, यानी वो फिर ए से किस तरफ आएगा, ओ की तरफ आएगा। ठीक है, याद रहे, हर एक तीनों टॉपिक्स में सेम यही लिखना है कि जब हम ए पे ले जाके छोड़ते हैं, तो जो बॉल है या जो मास है वो हमारे पास मूव करता है ए से ओ की तरफ। ठीक है, फिर आगे बताना है कि ओ पर वो स्टॉप नहीं होता। जो अगला कंसेप्ट आपका होगा वो ये होगा कि ओ पर वो स्टॉप नहीं होता। क्यों स्टॉप नहीं होता, ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया वो हमारे पास ओ पोजीशन पर जाके स्टॉप नहीं होता, बल्कि ओ से वो किस तरफ मूव कर देता है, बी की तरफ। ठीक है, ओ से वो बी की तरफ मूव करता है। अच्छा, बी पे मतलब बी पे जाने, जैसे ही वो बी पे पहुंचता है, बी पे जाने के बाद वो फिर क्या करता है, बी से ओ मूव करता है। फिर ओ पर वो स्टॉप नहीं होगा, ओ से फिर कहां जाएगा, ए, फिर ए से ओ, फिर ओ, फिर ओ से बी। यानी इस तरह वो अपनी मोशन को रिपीट करता है अंटिल उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाए। जैसे ही उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है तो बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में। और आप लोग देख रहे हो बॉडी बार 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 किस तरफ आ रही है, ओ की तरफ। ठीक है, यानी वो मूव किसकी तरफ कर रही है, ओ की तरफ। इसीलिए आप लोग कहते हो कि जो इनकी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा बच्चों, देखो ये चीज मैंने आपको समझाई, क्या समझाया है कि जैसे ही मैस को आप ओ पोजीशन से ए पोजीशन पर लेके जाओगे, फोर्स 0 नहीं होगी, पहला कंसेप्ट। उसके बाद आपने कहना है कि जैसे ही ए पर जाके हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, वो किसकी तरफ मूव करता है, ओ की तरफ मूव करता है। और जैसे ही वो ओ की तरफ मूव करता है, जब वो ओ पर पहुंचता है, वो तो उसकी मेन पोजीशन थी, रेस्ट वाली हालत थी, उसे चाहिए था उधर स्टॉप हो जाए,
लेकिन वो ड्यू टू इनर्शिया स्टॉप नहीं होता। आपने 9th क्लास में इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ा था कि इनर्शिया बेसिकली हम किसको कहते हैं, जिद को। यानी बॉडी की ये जिद होती है कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। इसलिए वो जिद करके, यानी ओ पर वो मोशन में था, ओ से जब ये आ रहा था मोशन कर रहा था, वो चाहता है ओ पर भी मोशन करे, इसलिए वो मोशन करता हुआ ओ से कहां पे पहुंच जाता है, बी पर। जैसे ही वो बी पर पहुंचता है, कुछ लम्हे के लिए वो बी पर एक लम्हे के लिए ठहरता है और उसके बाद फिर बी से किस तरफ आता है, ओ पर। फिर ओ पर इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं होता और फिर किस तरफ चला जाता है, ए की तरफ। इस तरह ये अपनी मोशन दोहराता रहता है। अच्छा, यानी एट पोजीशन ए के लिए आप लोग इतना लिखोगे, जब आप ओ से ए पर लेके जाओगे फोर्स जीरो नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही आप लोग ए पर जाके छोड़ोगे वो किसी तरफ मूव करेगा, ओ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इधर इधर वाली जो ये तो आपकी एक हेडिंग होगी, इसके बाद आप लोग हेडिंग दोगे रोल ऑफ इनर्शिया। रोल ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया का क्या रोल है। ठीक है, उसमें आप लोग लिखोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास वैसी पोजीशन ओ पर स्टॉप नहीं करता, बल्कि किसकी तरफ मूव कर देता है, बी की तरफ मूव कर देता है। फिर आगे वाली आपकी हेडिंग बन जाएगी एट पोजीशन, ठीक है, बी। अच्छा, पहला तो यानी हर एक हेडिंग के अबाउट ये कंसेप्ट हो कि बाल किस तरह मूव करती है। अच्छा, इसी कंसेप्ट को अब मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अब मैं ये वाली एग्जांपल देखें, लिखना तीनों में सेम है, बातें तीनों में सेम होगी, लेकिन अब मैं ये वाली एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि मैं इससे ज्यादा क्लियर एग्जांपल आपको लेके आपको बता दूंगा कि जब पोजीशन ए की बात करोगे तो कौन सी बातें लिखोगे, जब पोजीशन बी की बात करोगे कौन सी बातें लिखोगे, जब ओ की बात करोगे। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास एक सिस्टम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम है। तो इन रियलिटी बता रहा हूँ, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ये। पहला मास स्प्रिंग सिस्टम, दूसरा बॉल एंड बाउल, तीसरा पेंडुलम। और ये तीनों 90% चांस होते हैं कि इन तीनों में से ही किसी ना किसी टाइम हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है और आप लोग इसको गलत कराते हैं। लेकिन मेरा नजरिया कि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, आप लोग बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। अब आप लोगों ने उस चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी है। सबसे पहले बात करता हूं मैं बस पोजीशन ओ की। ठीक है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, मैं टू द पॉइंट आप लोगों को बताने लगा हूं, उस चीज को ही आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, एट पोजीशन ओ, यहां पे मेरे पास एक बॉल है, आपने बताना है जब जो बॉल पोजीशन ए पर ओ पर है, ठीक है, वो किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है और उस पर नो फोर्स एक्ट, यानी उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ये तो हमारा मैंने पहले बताया था, जब भी ओ पोजीशन की लिखोगे आप लोग यही लिखोगे। ठीक है, कि बॉडी किस में है, रेस्ट में, और उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम एट पोजीशन ओ पे चले जाते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, एट पोजीशन ए। ठीक है, जैसे ही आप लोग पोजीशन ए पे चलेंगे, सबसे पहले आपने बताना है कि जब आप बॉल को बस पोजीशन ओ से ब्रिंग करके ए पे लाते हो, ठीक है, उस टाइम फोर्स जीरो नहीं होती। पहले सेंटेंस ये हो। ठीक है, व्हेन वी मूव बॉल फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल इज नॉट जीरो, यानी वो जीरो नहीं होती। अब देखो, जैसे ही आप ए पर लाके ना उसको लीव करोगे, ए पर लाके आपने उसको क्या किया, लीव। जैसे ही लीव करोगे वो ए से किसकी तरफ मूव करेगा, ओ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आपने बताना है जैसे ही आप लोग उसको ए पर लाके छोड़ते हो, ए से वो किस तरफ मूव करता है, ओ की तरफ मूव करता है। अच्छा बच्चों, इतना तो मैंने बता दिया था, लेकिन इतना सा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जो मेन पॉइंट है ना वो आप लोगों ने सुनना है, और वो मेन पॉइंट इतना आसान करके समझाऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों ने जो मैं अब सेंटेंस यूज करने लगा उस चीज को ध्यान में रखना है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी आप लोग पहाड़ चढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप लोग पहाड़ चढ़ते हो तो जो आपकी स्पीड होती है वो कम होती है, ज्यादा होती है। यानी माइंड का कंसेप्ट बनाओ कि जैसे ही आप लोग हाइट पे जाते हो, यानी मैं यहां से हाइट पे चलना स्टार्ट करूं, मेरी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी। बेटा सिर्फ एक एग्जांपल याद रख लो, ये वाली, कि जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं जो हमारी स्पीड है वो कम होती है, जो हमारी स्पीड यानी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है। याद रहेगा, यानी जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हमारी जो स्पीड है वो क्या होती है, कम होती है, या हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अच्छा देखो, आप लोग जैसे ही गए, आप लोग ए पे जाके बॉल को छोड़ा है। ठीक है, मैंने बोला अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो स्पीड डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब अगर मैं यानी अप मूव करोगे, अगर मैं डाउन मूव करता हूं तो जो मेरे पास बॉडी की स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा जब मैं डाउन मूव करता हूं तो जो बॉडी की स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। बस ये कंसेप्ट याद रख लो,
देखो मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, याद भी नहीं रखना, आप लोग खुद इमेजिन करते हो। होता भी यही है कि जैसे ही ऊपर की तरफ जाओ स्पीड कम, जैसे ही नीचे की तरफ आओ स्पीड ज्यादा। तो आपने बोलना है जैसे ही हम बॉडी को ए पर लाकर छोड़ते हैं वो ए से ओ मूव करती है। जब बॉडी ए से मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करती है तो जो उसकी स्पीड है, किस तरफ आ रहे हो, ए से ओ यानी नीचे की तरफ, तो जो उसकी स्पीड है वो हाई होती है। पॉइंट क्लियर हो गया ना? यानी हाई ना लिखो, आप लोग लिखो इंक्रीज होती है। जैसे ही आप लोग पोजीशन ए से ओ पर आओगे जो बॉडी की स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ए से आपने आना है ओ पर, उस टाइम बॉडी की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी ना तो जो फोर्स होगी ना वो डिक्रीज होगी। याद रहेगा, जब स्पीड इंक्रीज होगी फोर्स डिक्रीज होगी। आपने बताना है जब बॉडी मूव करती है पोजीशन ए से ओ की तरफ तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। अच्छा, जब बॉडी मूव करती है ए से ओ की तरफ उस टाइम जो उसकी फोर्स है वो डिक्रीज होती है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट में जिस फोर्स की बात हम कर रहे हैं वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अच्छा, यानी जैसे ही बॉडी ए से ओ की तरफ आती है उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर आपने बताना था रोल ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया की वजह से इधर स्टॉप नहीं होता। अब बात कर लो बॉडी ओ से कहां पे जाती है, बी पर, यानी बॉडी जैसे ही हमारे पास ओ से कहां पे जाएगी, बी पर जाएगी। ठीक है। अब खुद सोचो, अब जब ओ से बी जाएगी तो किस तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाओगे तो बॉडी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी, तो जो फोर्स है वो क्या होगी, ज्यादा। याद रखना, जब ऊपर की तरफ जाते हो तो जो स्पीड है वो कम होती है और जो फोर्स है वो ज्यादा होती है। ठीक है। यानी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अब याद हो कि जैसे ही ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करोगे स्पीड कम फोर्स ज्यादा। ठीक हो गया। और जैसे ही नीचे की तरफ मूव करोगे स्पीड ज्यादा फोर्स कम। अच्छा बेटा, इसके बाद ना एक कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है, वो भी याद रख लो। अगर नीचे आते वक्त स्पीड ज्यादा होती है, नीचे आते वक्त स्पीड ज्यादा होती है तो ओ पर क्या होगी बेटा, आप लोगों ने याद रखना है। नीचे आते वक्त स्पीड ज्यादा होती है तो ओ पर जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। ओ पर जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर नीचे आते वक्त फोर्स कम होती है तो ओ पर फोर्स क्या होगी बेटा, ओ पर फोर्स क्या होगी, जीरो। ये आपने पहले पढ़ा है, याद रखना। अच्छा, अगर ऊपर जाते वक्त जो स्पीड है वो कम होती है, अगर ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होती है तो बी पोजीशन पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जीरो। और जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। याद रहेगा। अच्छा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को मैं सारा कॉन्सेप्ट एक टॉपिक का समझाऊंगा, वही आपने तीनों टॉपिक्स का लिखना है। देखो, सबसे पहले जो आपने समझो ये एक्सप्लेनेशन दे दी, इधर हेडिंग आपने हेडिंग दे दी एक्सप्लेनेशन की। पहली हेडिंग आपकी बनेगी एट पोजीशन ओ। आपने बताना है पोजीशन ओ पर बॉल किस हालत में होती है, रेस्ट की हालत में, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। नंबर 2 आपने बताना है एट पोजीशन ए। अब जो पोजीशन ए पे बताना है वो आपने ये बताना है कि पोजीशन ए पर लाओगे जैसे ही छोड़ते हो फोर्स जीरो नहीं होती। पहली बात, जैसे ही आप लोग उसको छोड़ोगे वो ए से किसकी तरफ मूव करेगा, ओ की तरफ। जब ए से बस पोजीशन ओ की तरफ मूव करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिक्रीज होती है। ये आपने लिखना है ए के लिए। उसके बाद आपने बताना है रोल ऑफ इनर्शिया, यानी वो ओ पर स्टॉप नहीं होता बल्कि किस तरफ मूव करता है, बी की तरफ। आपने बताना है जैसे ही बॉल ओ से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करती है उसकी जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाती है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और बी पोजीशन पर जाकर जो उसकी स्पीड होती है वो जीरो हो जाती है और जो फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर बॉल किस तरह मूव करती है, ओ की तरफ। जब बी से ओ आती है, जब बी से ओ आती है फिर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्पीड ज्यादा होगी, फोर्स कम होगी। और आपने बताना है जैसे ही बस पोजीशन ओ पर आ जाते हो स्पीड मैक्सिमम हो जाती है और फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक हो गया। और एक चीज आपने और बतानी है कि बॉल मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव किसकी वजह से करती है, आपने बताना है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी हमेशा बॉल अगर ओ की तरफ आती है तो किसकी वजह से आती है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती है। अच्छा बेटा, ये तीनों की आप लोगों की एक्सप्लेनेशन होगी। हाँ, स्टार्टिंग आप लोगों का थोड़ा सा चेंज होगा। बॉल सिस्टम वाले में आप लोग बोलोगे हम एक बॉल लेते हैं और एक बाउल लेते हैं, बॉल हमारे पास बस पोजीशन ऊपर होता है, फिर स्टार्ट कर दोगे। जब पेंडुलम की बात आएगी तो पेंडुलम के अंदर आप लोग कहोगे कि आप लोग एक बेटा लाइट स्ट्रिंग लेते हो और उसके साथ एक बोब अटैच करते हो। ठीक है, एक लाइट स्ट्रिंग लेते हो उसके साथ एक बोब अटैच करते हो। ये उसकी पोजीशन ओ है, ठीक है, ये ए है और ये आप लोगों के पास जो उसकी पोजीशन है ये बी है। ठीक है,
इस तरह आप लोगों का बस थोड़ा सा चेंज होगा ऊपर वाला स्टार्टिंग, बाकी एक्सप्लेनेशन आपने सेम लिखनी है। अच्छा बेटा एक चीज और याद रखनी है, इस वाले टॉपिक में ना पेंडुलम वाले टॉपिक में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट पेंडुलम का स्टार्टिंग डील कर देते हैं। यानी स्टार्टिंग क्या लिखोगे आप लोग, स्टार्टिंग ये लिखोगे कि कंसीडर अ बोब, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक बोब लोगे, ठीक है, पेंडुलम वाले में, ठीक है। और उसके बाद आप लोग लोगे एक लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, यानी एक हल्का सा स्ट्रिंग लोगे और उसका जो वन एंड होगा ना उसको आप लोग फिक्स कर दोगे, ठीक है, किसी भी रिजल्ट सपोर्ट के साथ। और सबसे पहले बॉल ओ पोजीशन पर होगी, रेस्ट की हालत में फिर आप किस पे लेके आओगे, ए पर। जैसे ही ए पर लाते हो फोर्स एक्ट करती है, तो इधर ना फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है एफ साइन थीटा और एक बनता है एफ कॉस थीटा, ठीक हो गया। और फोर्स जो लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए एफ साइन थीटा तो जीरो नहीं होता, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए एफ कॉस थीटा क्या होता है, जीरो होता है। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा आप लोगों को ये पता हो कि नीचे की तरफ ही वेट एक्ट कर, नहीं नीचे की तरफ ये मतलब वेट के फोर्स वेट ही है ना बेसिकली, वेट के दो कंपोनेंट बनते हैं एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा तो जीरो नहीं होता क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन एफ कॉस थीटा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ वेट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसलिए एफ कॉस थीटा जीरो हो जाता है, सिर्फ कौन सा रह जाता है, एफ साइन थीटा। तो जहां पे पीछे वाले टॉपिक्स में आप लोग बात करते हो रिस्टोरिंग फोर्स की, वहां पे आप लोग बोलोगे कि यहां पर एफ साइन थीटा हमारे पास किसका रोल प्ले करता है, रिस्टोरिंग फोर्स का, ठीक है। अब मुझे जरा आप लोग खुद सोच के बताओ, आप लोग सोचो, उसके बाद मैं बताता हूं, आप लोग जस्टिफाई करना कि आप लोगों का आंसर ठीक है या गलत है। एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब ए से ओ आओगे तो नीचे की तरफ आ रहे हो ना, जब नीचे की तरफ आओगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी, और जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कम होगी, लेकिन जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा बच्चों एक चीज और है, ये ना कहना कि सर ने बताया नहीं, वो ये है कि जहां पे देखो इस वाले टॉपिक में जाके ना आप लोगों को वो बताएगा एक्सीलरेशन के बारे में, यानी एक्सीलरेशन की बात भी करेगा, याद रहेगा, किसकी बात करेगा, एक्सीलरेशन की। तो बेटा जो बात आप लोगों ने, अच्छा मैं आपसे कैसे ना सोचो भला खुद आप लोग, V एंड F कौन सा रिलेशन है दोनों के दरमियान, किसके अकॉर्डिंग, यानी अगर स्पीड ज्यादा हो रही है तो फोर्स क्या होती है, कम होती है, और स्पीड ज्यादा से ज्यादा कहां पे होती है, O पर, फोर्स कम से कम कहां पे होती है, O पर, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे होते हैं। इसी तरह एक्सीलरेशन और स्पीड है, जब स्पीड ज्यादा होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा, याद रहे, जैसे ही स्पीड बॉडी की ज्यादा करोगे जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा अब देखो सिंपल बताने लगा हूं आप लोगों को कि जैसे ही बॉडी की स्पीड ज्यादा होती है एक्सीलरेशन हो जाता है कम, ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। किस तरह कम होता है, क्योंकि फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन पैदा होता है। अब खुद सोचो एक्सीलरेशन ज्यादा से ज्यादा कहां पे होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा से ज्यादा कहां पे होगा, पोजीशन ए पर, पोजीशन बी पर, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सीलरेशन है, कौन सी पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है बोला, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जाते हो स्पीड मिनिमम होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक हो गया। ये चीज है आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा मैं ना इसी के साथ आप लोगों को वो टॉपिक भी कवर कर देता हूँ, फीचर्स वाला। अच्छा हमारा टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने जो डिफाइन की थी ना, डिफाइन तो की नहीं है, डिफाइन आपने अभी जैसे खुद ही जजमेंट करनी है कि डिफाइन क्या बनती है। डिफाइन बेसिकली ये बनती है कि हमारे पास जो फोर्स आप लोग एक्ट करवाते हो, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट पोजीशन होती है, और जो फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन, नहीं फोर्स ले लो या एक्सीलरेशन ले लो, जो एक्सीलरेशन पैदा होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट पोजीशन होता है, और एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसकी तरफ होती है, मेन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन कौन सी फोर्स से पैदा हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स से। ये ठीक है, ये छोड़ो, अब हमारे पास मेन पॉइंट है फीचर्स। डिफाइन तो आप लोग कर ही लोगे। अब जो जिस बच्चे ने टॉपिक पढ़ा है ना उसको फीचर्स खुद ब खुद आते हैं। मैं नहीं कहता कि इन फीचर्स को आप लोग अलग याद कीजिएगा, आप लोग जिसने टॉपिक पढ़ा वो खुद कर लेगा। पहले फीचर्स को डील करने से पहले ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टेप दे दूं ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा ये कौन सी पोजीशन थी, मेन पोजीशन, ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम पोजीशन। आप लोगों को इस चीज का पता है सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, वो यहाँ पे होती है, और एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होता है, जीरो। यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है
और स्पीड क्या होती है 0, एक्सीलरेशन मैक्सिमम स्पीड 0। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो मेन कंडीशन है, पहली बात, बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करे, बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द क्या करे, वाइब्रेटरी मोशन करे, वो फिक्स होना चाहिए। यानी बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द मोशन करे। ठीक है बेटा, जब वो फिक्स पॉइंट के गिर्द मोशन करेगी तो उसकी मोशन कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा कंसेप्ट जो इसकी डिफाइन से बनता है, एक्सीलरेशन है, ठीक है, हमेशा किस तरफ होना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन, यानी एक्सीलरेशन हमेशा किस तरफ होना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। दूसरा पॉइंट भी समझ आ गई। पहला पॉइंट ये था, बॉडी वाइब्रेट जहां पे करती है वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, फिक्स पॉइंट के गिर्द वो वाइब्रेट करे। दूसरा पॉइंट ये था कि एक्सीलरेशन किसकी तरफ होना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ। एक्सीलरेशन हमेशा किस तरफ होता है, मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो मैक्सिमम कहां पे होती है। बेटा आप लोगों को खुद पता है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एट पोजीशन ओ, और ओ पोजीशन कौन सी है, मीन पोजीशन। और मिनिमम कहां पे होती है, मैक्सिमम का होता है ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम कहां पे होती है, एट पोजीशन ए एंड बी, वहां पे क्या होती है, 0। ठीक है, अब इसके उल्ट अब एक्सेलेरेशन की बात कर लो, तो आपको पता है एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कहां पे होता है, ए पर एंड बी पर जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होता है, मैक्सिमम, और ओ पोजीशन पर जो एक्सेलेरेशन होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक हो गया। यानी हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम जहां पे होती है उसके ऑपोजिट कौन सी चीज होती है, एक्सेलेरेशन। जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे एक्सेलेरेशन मिनिमम होता है, जहां पे वेलोसिटी मिनिमम होती है वहां पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। अच्छा बेटा, टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर हम जब वाइब्रेशन की बात करेंगे तो वाइब्रेशन के लिए आप लोगों ने याद रखना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए पोजीशन है, ये बी है, ये ओ है। बॉडी सबसे पहले ओ से कहां पे जाती है, ए पर, ठीक है, ए से कहां पर आती है, ओ पर, ओ से फिर कहां पे जाती है, बी पर, और बी से फिर कहां पे आती है, ओ पर। इसको बोलते हैं एक वाइब्रेशन। यानी इधर गई हमारे पास, मूव किया, उसके बाद वापस आई, फिर इसकी तरफ मूव किया और फिर वापस आई, यानी एक कंप्लीट राउंड उसने कवर किया, कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी उसने एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया। जैसे ही उसने अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया तो हमने कह दिया उसने क्या कवर की, एक वाइब्रेशन कवर की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये जो चक्कर है ना, इस तरह के जो चक्कर है वो 1 सेकंड में 10 कवर करती है। ठीक है, यानी ये जो वेव है, जिस तरह के जो हमारे पास राउंड ट्रिप है वो 1 सेकंड में कितने कवर करती है, 10 कवर करती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 होगी, यानी नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी मैंने जस्ट डिफाइन आप लोग बुक से कर लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि वाइब्रेशन कहते किसे हैं। वाइब्रेशन का मतलब होता है एक चक्कर का मुकम्मल करना। जैसे वो चक्कर मुकम्मल करता है उसको बोल देते हो एक वाइब्रेशन। ठीक है, ओ से स्टार्ट किया, घूम के ओ पर ही वापस आया, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। 1 सेकंड में वो जितने चक्कर से मुकम्मल करेगा वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसके अलावा आपने बताना है फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। इसका जो फार्मूला होता है 1/t होता है, और हर्ट्ज का बेटा एक और यूनिट भी है पर सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट दूसरा हम यूज करते हैं वो पर सेकंड भी यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास होगी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है, अच्छा देखो, बॉडी ने वाइब्रेशन स्टार्ट की, यहां से लेकर यहां पर वो मूव करके वापस अपने पोजीशन पर आई। तो एक वाइब्रेशन करने के लिए, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसे जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलोगे। यानी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन करने के लिए उसे जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। अच्छा बेटा, एक सेंटेंस आप लोग फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और एक सेंटेंस आप लोग टाइम पीरियड में लिख सकते हो, टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड टाइम है, इसलिए इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमारे पास बेटा सेकंड होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास लास्ट टर्म आती है एम्पलीट्यूड।
ठीक हो गया। अच्छा एम्पलीट्यूड ना हमारे पास होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके लिए ये वाली एग्जांपल लेता हूं। ये देखें, ये बॉडी है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। और यहां पर बॉडी वाइब्रेट कर रही है इस तरह, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड कौन सा है, तो मेन पोजीशन से सबसे ज्यादा फासला ये है, इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इसका यूनिट बेटा हमारे पास मीटर होता है, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको रेगुलरली हम इसी तरह डिस्कस करेंगे।